अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा। मैं हूं नाज़िया कमल। इब्तिदा है रब्बे करीम के नाम से जो दुआओं को कबूल करने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन। सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनकर काम करें वरना घर जाएं, ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। उन्होंने कहा है कि इमरान खान को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी और उन्होंने साथ ही साथ कहा कि गरीबों के लिए बातों के अलावा कुछ नहीं किया गया। कोरोना वबा ने मिलकर मुकाबला करना होगा, तन्हा इस वबा से नहीं लड़ सकते। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में बिलावल भुट्टो जरदारी विफाकी हुकूमत पर खूब गर्जे बरसे। बोले विफाकी हुकूमत ने अपनी नालायकी और नाअहली से सूबाई हुकूमतों को नुकसान पहुंचाया। कोई वज़ीर आज़म को समझाए कि वो अब कंटेनर पर नहीं है। मैं उनसे कहता हूं कि कंटेनर से उतरे और वज़ीर आज़म बने। वज़ीर आज़म साहब से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो वज़ीर आज़म बनो, वज़ीर आज़म होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा देके घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान इस वबा का मुकाबला के अलावा किसी और चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं दे सकती है। और अगर हम मिलजुल के काम कर सकते हैं तो हम इसको डिफीट भी कर सकते हैं। पीपीपी चेयरमैन ने मजीद कहा कि हमारे वजीर दिन रात काम करते हैं। विफाक हमारे वजीर आला को निशाना बनाता है। वजीर आजम से पूछता हूँ कि कौन सी इलीट क्लास है जिसने ये लॉकडाउन नाफिज किया। लॉकडाउन में तोसी का ऐलान विफाकी वजीर ने किया। उनका कहना था कि विफाकी हुकूमत सूबों की कोई मदद नहीं कर रही। वजीर आजम क्या इस्लामाबाद के ही वजीर आजम बनना चाहते हैं? हम ये कदम उठाना चाहते हैं अपने अवाम को गरीब को रिलीफ पहुँचाने के लिए, और वफाकी हुकूमत हमारे साथ नहीं दे रही है। इससे हम ना उनसे कुछ ले रहे हैं ना उनसे कुछ, हम अपना इस सूबा में कानून साजी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि एक बेयर मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप होते हैं सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के दरमियान, और वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस वक्त हो। एक सवाल पर बिलावल भुट्टो बोले ना पीटीआई के खिलाफ साजिश की ना करने का इरादा है। पीटीआई के खिलाफ साजिश पार्टी के अंदर से हो रही है। लॉकडाउन कोरोना केसेस को रोकने के लिए किया गया। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये साजिश है। हम वुहान चाइना से शुरू हुआ और साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया कि पंजाब में, बलूचिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पीटीआई का हुकूमत है कि वहाँ वो इक़दाम उठाया जाए ताकि अपने अवाम का ज़िंदगी और सेहत को तहफ़्फ़ुज़ हो। साजिश अगर है ना पीटीआई के ख़िलाफ़, वो पीटीआई की तरफ से साजिश है, कोई और साजिश उनके खिलाफ नहीं कर रहे हैं। इस वक्त कोई उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। हम सब इस वक्त अपने अवाम का, सेहत का, जिंदगी को बचाने में लगे हुए हैं। उनका कहना था कि हम सिर्फ अपने लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हैं। विफाक के खिलाफ हमने कोई साजिश नहीं की। पहले भी सियासी इख्तलाफात को बलाए ताक रखकर मफाहमत का हाथ मिलाया, लेकिन इसका गलत मतलब समझा गया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सनती सेक्टर को खोलने पर तनकीद का सामना करना पड़ा। चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलता रहे। मजीद कहा, बिलावल साहब सियासत नहीं काम करें। कोरोना वबा की वजह से दिहाड़ीदार मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई जिसमें कि सबसे ज़्यादा बोझ और तकलीफ़ वो पड़ी उस तबके पे जिसका कि आज दिन है, वो उनकी जो एक प्रोटेक्शन थी, जो उनकी जो एक दिहाड़ी, जो उनकी मजदूरी, उससे वो बिल्कुल महरूम हो गए। तो उसकी वजह से सबसे पहले जो है तो उनको यही एहसास, उनको यही इस चीज़ का ख़दशा था कि इनका क्या होगा। यानी कि इमरान खान की जो भी पॉलिसी रही है उसका जो महवर है वो मजदूरी रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विज़न है, जो इस्लामी रियासत का एक बुनियादी सुतून है कि कोई गरीब भूखा ना सोए, और इस चीज़ को अचीव करने के लिए उन्होंने जितने भी इक़दामात किए वो मज़दूर की भलाई और फलाह के लिए किए। मुल्क में कोरोना वायरस के हमलों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। कोरोना मरीजों की तादाद 17,000 से तजावुज कर गई है और अमवात की तादाद 391 हो गई है, जबकि 4,315 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं।
अब तक मुल्क भर में 1,82,131 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7,971 लोगों का टेस्ट किया गया। उनमें से 990 अफराद का टेस्ट मुस्बत आया, जबकि 24 अमवात रिपोर्ट हुई। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 4,315 अफराद कोरोना मर्ज से मुकम्मल से एहतियाब होकर घरों को जा चुके हैं। सूबा पंजाब की सूरत हाल सबसे खतरनाक है, जहां के मरीजों की तादाद दीगर सूबों से ज्यादा है। पंजाब में इस वक्त 6,340 अफराद इस मूजी मर्ज में मुब्तला होकर अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। सिंध में 6,053, इस्लामाबाद में 343, बलोचिस्तान में 1,049, खैबर पख्तूनख्वा में 2,627, आज़ाद कश्मीर में 66, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के 339 केसेस कन्फर्म हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात अजमल वजीर कहते हैं कि कोरोना की वजह से जाँ बहक होने वाले डॉक्टर्स या तिबी अमले के लवाहिकीन को 70 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। सूबे में लॉकडाउन में नरमी पर गौर कर रहे हैं। ताहम SOPs की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। स्पेशल रेडी वालों को और जो है हमारे जो तंदूर वालों को जो इजाज़त दी थी 4 बजे के बाद, यानी 24/7 की हमने इजाज़त दी थी। और फैसले में जो है इसमें हम मवेशी मंडियां जो है उसको खोलने की भी हमने इजाज़त दी। SOPs पे अमल नहीं होगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको फौरी तौर पर जुर्माने के बजाय हमारी यह फैसला कि अब जो है ना हम उस पे सीधा उसको सील किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना से जो फ्रंट फुट पे सरकारी जो हमारे एहलकार है, जिसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ और इस तरह दीगर जितने भी फ्रंट फुट पे, उसमें से अगर किसी के अनफॉर्चुनेटली जो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको 70 लाख जो है वो पैकेज मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा में 28 लाख मुलाजिमीन माली तौर पर इंतहाई कमजोर हैं। महकमा तरक्की और मनसूबाबंदी खैबर पख्तूनख्वा के ताउन से UNDP ने रिपोर्ट तैयार कर ली। सूबे में जारी लॉकडाउन से सबसे ज्यादा मुतासिर कौन हुआ? मुलाजमीन की निशानदही कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में मुलाजमीन की कुल तादाद 43,38,413 है। सूबे में 28 लाख मुलाजमीन माली तौर पर इंतहाई कमजोर मुलाजमीन हैं। रिपोर्ट में 4 तरह के मुलाजमीन का डेटा मुरतब किया गया। माली तौर पर कमजोर मुलाजमीन होलसेल, रिटेल और होटल इंडस्ट्री, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मवासलात और समाजी बहबूद से मुंसलिक हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि माली तौर पर कमजोर मुलाजमीन लॉकडाउन में खतरे से दो चार हैं। सबसे ज्यादा कमजोर मुलाजमीन होलसेल, रिटेल, ट्रेड एंड होटल से 8,40,486 हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा है कि तामीरात से ताल्लुक रखने वाले मुलाजमीन की तादाद 8,12,766 है। इस शोबे के 92% मुलाजमीन लॉकडाउन से मुतासिर हुए। इसी तरह रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखने वालों की तादाद 5,55,670 है और ट्रांसपोर्टेशन से 4,24,918 की तादाद, कम्युनिकेशन और सोशल सर्विसेज से 1,18,578 कमजोर मुलाजमीन है। और अब आपको सुबह सिंध से खबर दें कि कराची समेत सिंध भर में जुमा के मौके पर सख्त लॉकडाउन रहा। दोपहर 12 से 3:30 बजे तक हर किस्म का कारोबार भी बंद रहा। शहरी घरों में महदूद रहे। मसाजिद में नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात भी नहीं देखे गए। सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नजर आवाम की हिफाजत के लिए 3 बजे तक लॉकडाउन को मजीद सख्त करने के अहकाम जारी किए हैं। महकमा दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान कोई दुकान खुलेगी, ना ट्रांसपोर्ट चलेगी, जबकि शहरियों को नकलो हरकत की भी इजाज़त नहीं होगी। ये भी कहा गया है कि सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में सड़क पर आया जा सकेगा और किसी भी किस्म की मजहबी तकरीब और इज्तिमा की भी इजाज़त नहीं होगी। पंजाब, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी रमज़ान मुबारक के पहले जुमे पर लॉकडाउन बरकरार है। नमाज जुमा के बड़े इज्तिमात नहीं होंगे। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद कराने के लिए पुलिस मुतहरिक है। वफाकी दारुल हुकूमत में भी कोरोना लॉकडाउन के बाद तमाम बड़े तिजारती मराकज़ बंद हैं। नाकों पर शहरियों से पूछगछ के बाद आने जाने की इजाज़त दी जा रही है। दुनिया में कोई भी वबा आए, आवाम को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में गंगा उल्टी ही बहती है। आवाम को फ्री कोरोना टेस्ट की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। शहरी कारोबार बंद होने पर भी अपनी जेबों से कोरोना टेस्ट करवाने पर मजबूर हैं। हालात कैसे भी हों, पाकिस्तानी अवाम को कभी भी बेहतर सेहत की सहूलत मुयस्सर नहीं रही। माफिया हमेशा अवाम की जेबों में डाका डालने की ताक में लगा रहता है। कोरोना की वबा आई तो इस सूरत हाल में भी अवाम की जेबों का ही सफाया किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट भी शहरियों को खुद ही कराना पड़ रहे हैं। शुगर मिलों, बड़े कारोबारी इदारों और सियासतदानों को तो सब्सिडी के नाम पर अरबों दिए जाते हैं,
लेकिन अवाम की बारी आई तो खजाना खाली का रोना धोना शुरू। अवाम को फ्री टेस्ट की सहूलत तक नहीं दी गई। अवाम 1.5 माह से घरों तक महदूद हैं, कारोबार बंद हैं। ऐसे में इतने महंगे टेस्ट पहले से परेशान शहरियों के लिए दोहरा अजाब है। लाहौर की 10 कोरोना टेस्टिंग लैब्स की सहूलत मौजूद है। 8 सरकारी और 2 प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज हैं। शौकत खानम और चुगताई लैब में कोरोना का टेस्ट 8,000 रुपए में किया जाता है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन नकवी। लाहौर में 139 रजिस्टर्ड प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में से सिर्फ 2 लेबॉर्ट्रीज को कोरोना वायरस के तशखीसी टेस्ट करने की इजाज़त है। शौकत खानम लेबॉर्ट्री में रोज़ाना की बुनियाद पर 900 टेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है, जबकि चुगताई लैब में रोज़ाना की बुनियाद पर 500 कोरोना टेस्ट किए जाते हैं। इन टेस्ट की रिपोर्ट्स 3 दिन में मौसूल होती हैं। दोनों लेबॉर्ट्रीज कोरोना वायरस का तशखीसी टेस्ट 8,000 रुपए में करती हैं, लेकिन अगर कोई शख्स दोनों लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवाए तो दोनों की रिपोर्ट मुख्तलिफ होती है। पाकिस्तान हार्टिकल्चर एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन हाफिज जिशान रशीद ने 17 अप्रैल को शौकत खानम लैब से टेस्ट करवाया, जिसमें कोरोना वायरस मस्बत आया, लेकिन 21 अप्रैल को चुगताई लैब से करवाए जाने वाले टेस्ट की रिपोर्ट मनफी आ गई। दोनों लैब्स की रिपोर्ट मुख्तलिफ आने पर महंगे दामों प्राइवेट टेस्ट करवाने वाले शहरी भी शजोपंज में मुब्तला हो गए। कहते हैं कि खुदा ही जाने कि वो वायरस से बचे हैं या मुब्तला हैं। शहर में सरकारी सतह पर मजमूई तौर पर 9 लैब्स में कोरोना वायरस के तशखीसी टेस्ट किए जाते हैं। पंजाब एड्स लैब में 2000, पंजाब फोरेंसिक लैब में 100, PKLI में 800, जनाह हस्पताल में 100, जनरल हस्पताल में 100, लाहौर टीबी कंट्रोल में 190, IPH में 190 और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में 200 टेस्ट रोजाना की बुनियाद पर किए जाते हैं। ज़ैन नकवी, सच न्यूज, लाहौर। कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले हेल्थ वर्कर्स कोरोना का शिकार होने लगे हैं। मुल्क भर में डॉक्टर समेत 444 मेडिकल स्टाफ मुतासिर हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ते हुए 8 हेल्थ वर्कर्स जान की बाजी हार चुके हैं। फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स भी वबा का शिकार हो रहे हैं। वजारत सेहत के अदाद शुमार के मुताबिक इस्लामाबाद में मुतासरा हेल्थ वर्कर से वायरस उनसे राब्ते में रहने वालों में भी मुंतकिल हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि वायरस का निशाना बनने वालों में 18 डॉक्टर्स, 10 नर्सेज हैं, जबकि 13 अफराद का ताल्लुक दीगर शोबों से है। इनमें 34 हेल्थ वर्कर्स ऐसे हैं जो अपने घरों या दीगर जगहों में आइसोलेट हैं। 2 हेल्थ वर्कर्स अस्पतालों में दाखिल हैं, जबकि 2 की हालत खतरे से बाहर है। 4 हेल्थ वर्कर्स की सेहत बेहतर होने के बाद उन्हें अस्पतालों से फारिग कर दिया गया है। 1 हेल्थ वर्कर जिंदगी से हाथ भी धो बैठा। रिपोर्ट के मुताबिक 41 डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स इस्लामाबाद के अस्पतालों में तैनात थे, जिनसे राब्ते में रहने वाले 180 अफराद की निशानदही हुई और उन्हें फौरी तौर पर करंतना किया गया और इनमें कोरोना की जाँच के लिए नमूने भी हासिल किए हैं। इन नमूनों में से 172 अफराद के नमूनों की तशखीस भी हो चुकी, जिनमें से 10 अफराद में कोरोना मुस्बत आया है। 8 नमूनों के नताइज आना बाकी हैं। कोरोना वायरस के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर आ गई। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले मरीजों से हासिल प्लाज्मा से इलाज का आगाज कर दिया गया है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर्स और मुलाजमीन ने अपना प्लाज्मा अतिया कर दिया है। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर के हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के डॉक्टर सलमान ने प्लाज्मा अतिया किया। डॉक्टर सलमान दौरान ड्यूटी कोरोना का शिकार हुए और वबा को शिकस्त दे चुके हैं। अस्पताल के मुलाजिम आलमगीर ने वबा को शिकस्त देने के बाद प्लाज्मा किया है। कौमी प्रोग्राम को तोसी देने के लिए हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीजेज कराची के दरमियान MOU साइन हो गया। लेबोरेटरी में प्लाज्मा प्रोसेस करने वाली मशीनें और दीगर इंतजामात को मुकम्मल करने के लिए प्रोफेसर शाहताज खान की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी गई है। कौमी प्रोग्राम को तोसी देने के लिए रूटीन वायरोलॉजी और हेमोग्लोबिन की सूरत हाल की गाइडलाइन को वाज़ेह कर दिया गया है। साथ ही डोनर और वसूल कुरंदा की मंजूरी दे दी गई है। डॉक्टर तहर शमसी की ज़ेर क़यादत कौमी प्रोग्राम को तोसी देते हुए रूब सेहत प्लाज्मा को कोरोना मुतासरीन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मेडिकल डायरेक्टर शहजाद अकबर खान ने हेल्थ केयर स्टाफ को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने कोरोना वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद से अपील की कि वो आगे बढ़ें और प्लाज्मा अतिया करके मुतासरा मरीजों की जिंदगी बचाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा अतिया करके वो दूसरों के इलाज का जरिया और उन लोगों के लिए सेहतयाबी की उम्मीद बन सकते हैं। और अब बात करेंगे महंगाई की। तो महंगाई का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। रमजान में अशिया जरूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी है। अप्रैल के महीने में महंगाई की सूरत हाल क्या रही, बता रहे हैं कामरान चौधरी। रवां माली साल के इब्तदाई 10 माह में महंगाई में 11.22% इजाफा। रमजान में मुतादिद अशिया ज़रूरिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा, जबकि एक माह में दाल मसूर 27, दाल मूंग 23 और फल 18% महंगे हो गए। अदारा शुमारियात की माहाना बुनियादों पर महंगाई की रिपोर्ट जारी हो गई। दस्तावेज के मुताबिक अंडे 15, दाल माश 18, दाल चना 11 और बेसन 8% महंगा हुआ। एक माह के दौरान दाल चना और चीनी के दाम भी बढ़े।
मार्च की निस्बत अप्रैल में प्याज 23, चिकन 22 और टमाटर 11% सस्ते भी हुए। पेट्रोलियम मसनूआत 9, दूध और सब्जियां 4%, गंदम 3% सस्ती हुई। सालाना बुनियादों पर दाल मूंग 101% और आलू 92% महंगे हुए। कौमी अदारा बराए शुमारियात से जारी दस्तावेज के मुताबिक दाल माश 68, गैस 55, दाल मसूर 48 और अंडे 44% महंगे हुए। सालाना बुनियादों पर प्याज 41, दाल चना 31, बेसन 29% और चीनी 27% महंगी हुई। इसी तरह से घी 26, गंदम और तामीराती सामान 17, आटा 15 और गोश्त 14% महंगा हुआ। रवां माली साल के इब्तदाई 10 माह में गाड़ियाँ 14%, अद्वियात 13, चने 12 और जूते 11% तक महंगे हुए। मार्च के मुकाबले में अप्रैल के दौरान महंगाई की शरह 0.8% कम हुई। अप्रैल 2019 से अप्रैल 2020 तक महंगाई की शरह 8.5% तक रही। अदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक प्याज 100% और गैस 69% महंगी हुई। 10 माह के दौरान दाल मूंग 63.60 और आलू 57% महंगे हुए। दाल माश भी 41.14% महंगी हुई। 10 माह के दौरान गुड़ 32 और चीनी 31.94% महंगी हुई। जारी दस्तावेज के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक कुकिंग ऑयल 24% और गंदम 19.3% महंगी हुई। अप्रैल 2019 के मुकाबले में अप्रैल 2020 में दाल मूंग 101% महंगी हुई। अदारा शुमारियात के मुताबिक एक साल में आलू 92.2% और गैस की कीमत 54.8% तक बढ़ गई। कामरान चौधरी, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया। कहा, पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर की सतह पर लाई जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी पर रद्दअमल में कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का पूरा फायदा अवाम को मुंतकिल नहीं किया जा रहा। आलमी मंडी में कीमतों में कमी पर तेल न खरीदने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मौजूदा कमी ऊँट के मुँह में जीरे के मुतरादिफ है। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने मुतालबा किया कि हुकूमत पेट्रोल और डीजल की कीमत 50 रुपए फी लीटर करे। इससे आटा, दाल, घी, चीनी और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें कम हो सकती हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर का कहना था कि कोरोना से पैदा शुदा गैर मामूली सूरत हाल में तेल की कीमतों में मजीद कमी करके आवाम को सहूलत दी जाए। हुकूमत माशी पैकेज दे सकती है और न ही रिलीफ। कम अज कम तेल की कीमतों का फायदा तो आवाम को दिया जाए। पेट्रोल सस्ता करके हुकूमत ने अवाम को LPG का झटका दे दिया। फी किलो कीमत में 22 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। जबकि पंजाब और इस्लामाबाद में CNG की कीमतों में 12 रुपए 50 पैसे फी लीटर की कमी कर दी गई है। ओगरा की जानिब से मई 2020 के लिए LPG की नई कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। LPG की कीमत में 22 रुपए फी किलो इजाफा किया गया है, जिसके बाद LPG की कीमत 90 रुपए से बढ़कर 112 रुपए फी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर 256 रुपए महंगा होने से नई कीमत 1067 रुपए से बढ़कर 1323 रुपए का हो गया है। वजीर आज़म इमरान खान ने अवाम को लॉकडाउन के दौरान किताब पढ़ने का मशवरा दे दिया। सोशल मीडिया अकाउंट पर किताब का टाइटल भी शेयर कर दिया है। किताब किस मौजू पर लिखी गई है, मुसन्निफ कौन है, इस किताब को कहाँ छापा गया और ये कहाँ मिलेगी, जानिए इस रिपोर्ट में। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फारसुल खतीब नामी नौजवान मौरख की किताब लास्ट इस्लामिक हिस्ट्री का टाइटल शेयर करते हुए शहरियों को इस किताब को पढ़ने का मशवरा दिया है। वजीर आज़म का कहना है कि किताब में इस्लाम के अरूज और ज़वाल की दास्तान बयान की गई है। इस किताब के मुसन्नफ फारसुल खतीब हैं, जो कि अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी से PhD हैं और इसी यूनिवर्सिटी में अब पढ़ा रहे हैं। हैरान कुन ये है कि इस किताब को अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में तहरीर किया गया, जबकि इसकी अशात बरतानिया में हुई, जिसके बाद इसको अमेरिका और कनाडा के जरिए मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम किया गया। किताब की लिखाई और अशात से तकसीम तक के ही सफर पर माहिरीन ने कई सवालात उठाए हैं, जिनका जवाब अभी तक कोई नहीं दे सका। तुर्की में पैदा होने वाले मौरख को इस्लामी तारीख अमेरिका में जाकर क्यों लिखनी पड़ी? फारसुल खतीब शिकागो यूनिवर्सिटी के पहले इस्लामी स्कॉलर कैसे बने? अमेरिका जैसे मुल्क में रहते हुए उन्होंने आखिर कैसे इस्लामी मवाद इकट्ठा किया? क्या ये किताब किसी आलमी एजेंडे का हिस्सा तो नहीं? इस किताब को अमेरिका में लिखकर आखिर बरतानिया से क्यों छपवाया गया? फिर वापस अमेरिका और कनाडा की कंपनियों के जरिए इसकी अशात क्यों हुई? इस किताब को आखिर किसी इस्लामी मुल्क में क्यों नहीं शाया किया गया? फारसुल खतीब नामी नौजवान मौरख इन दिनों इसी किताब की बुनियाद पर मलेशिया समेत कई ममालिक में लेक्चर्स दे रहे हैं, जहां उन्हें इनकी लिखी किताब पर तलबा की जानब से कई सवालात का सामना है। फिरदौस आशिक अवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों मंसूख की? अंदरूनी कहानी सच न्यूज़ पर। अहम शख्सियत ने फिरदौस आशिक अवान को प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने का कहा। ज़राए के मुताबिक फिरदौस आशिक अवान से कहा गया कि वो शिकवे शिकायत वज़ीर आज़म से करें।
آپ کو بتا رہے ہیں فردوس عاشق عوان نے پریس کانفرنس کیوں منسوخ کی، اندرونی کہانی سچ نیوز پر آ چکی ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے چیف رپورٹر آن شرازی سے۔ جی آن جی دیکھیں، بالکل فردوس عاشق عوان جنہوں نے آج 11:30 بجے پریس کانفرنس کرنی تھی اور پھر انہوں نے رات گئے ایک ٹویٹ کیا تقریباً رات 1:30 بجے کے وہ پریس کانفرنس اس وجہ سے نہیں کریں گی کیونکہ ان کے بھائی کی برسی ہے اور انہیں سیالکوٹ جانا ہے۔ تاہم جو سچ نیوز کو ذرائع سے اندر کی خبر ملی ہے اس کے مطابق فردوس عاشق عوان آج اسلام آباد میں موجود تھیں اور وہ پنجاب ہاؤس میں رہیں اور پنجاب ہاؤس میں انہوں نے اہم ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فردوس عاشق عوان نے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری جو ہیں اعظم خان، ان کے خلاف پریس کانفرنس کرنی تھی، تاہم کچھ اہم شخصیات نے ان سے ملاقات کی ہے اور انہیں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے گلے شکوے شکایتیں ہیں وہ بجائے پریس کانفرنس کے وہ وزیر اعظم عمران خان سے جب ملاقات کریں تو ان کے سامنے رکھیں۔ تو ابتدائی طور پہ فردوس عاشق عوان کی جانب سے وزیر اعظم عمران کے ریکویسٹ ڈال دی گئی ہے کہ وہ اپنے شیڈول سے ان کو ملاقات کے لیے ٹائم دیں، اور آج جو فردوس عاشق عوان نے پریس کانفرنس نہیں کی اس کا کوئی دوسرا اور معاملہ نہیں تھا، صرف معاملہ یہی تھا کہ فردوس عاشق عوان کو پریس کانفرنس کرنے سے اہم شخصیات نے روکا تھا۔ جی صحیح، شکریہ آن۔ اور اس کے ساتھ اور گندم چور مافیا کا جادو سندھ سرکار کے سڑ چڑھ کر بولنے لگا۔ کراچی اور گٹکی میں محکمہ خوراک کے گوداموں سے گندم کی 1,72,000 بوریاں چھومنتر ہو گئی۔ گندم کی بوریاں کون لے گیا، سندھ سرکار کو خبر تک نہ ہوئی۔ کراچی اور گھوٹکی کے سرکاری گوداموں کا مافیا نے صفایا کر دیا۔ گندم کی لاکھوں بوریاں راتوں رات ٹھکانے لگا دی، لیکن سرکار کو علم ہی نہ ہوا۔ دونوں گوداموں سے 1,72,000 بوریاں چرائے جانے کا انکشاف ہوا ہے، جن میں مجموعی طور پر 1,68,000 میٹرک ٹن گندم تھی۔ سندھ حکومت کی جانب سے ہمیشہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم اور NFC ایوارڈ کے ذریعے پوری رقم نہ ملنے کا شکوہ کیا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار کے گوداموں سے ہر سال لاکھوں بوریاں ٹھکانے لگا لی جاتی ہیں، کوئی پوچھتا تک نہیں۔ سندھ میں لاکھوں ٹن گندم کا غائب ہونا بھی کئی سوالات کو جنم دے رہا ہے۔ محکمہ خوراک کے گوداموں سے لاکھوں بوریاں غائب ہو گئیں، حفاظت پر مامور عملہ کیا کرتا رہا؟ ہر سال گندم چوری ہوتی ہے، لیکن صوبائی حکومت واقعات کی روک تھام کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کیوں نہیں اٹھاتی؟ اس سال کراچی، سجاول، گھوٹکی، ٹھٹھا سمیت دیگر گوداموں سے گندم چرائی گئی۔ معاملہ صوبائی حکومت کے علم میں ہونے کے باوجود کوئی سنجیدہ ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ سندھ حکومت ہمیشہ گندم کی قلت کا رونا روتی ہے، ایسے میں سرکاری گوداموں کا صفایا کون کر جاتا ہے؟ حکومت مافیا کا نام منظر عام پر کیوں نہیں لاتی؟ بوریاں چوری ہونے کا معاملہ منظر عام پر بھی آ جائے تو صوبائی حکومت انکوائری کمیٹی تشکیل دے کر معاملے کیوں دبا جاتی ہے؟ گندم چوروں کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ کراچی اور گھوٹکی کے گوداموں سے گندم چوری ہونے کا واقعہ پہلا نہیں، اس سے قبل سجاول اور ٹھٹھا سمیت صوبے کے دیگر سرکاری گودام سے گندم کی ہزاروں بوریاں غائب کر دی گئی تھیں۔ معاملہ انکوائری کمیٹیوں تک ہی رہا، نہ ملزم پکڑے جا سکے، نہ ہی انہیں سزا ملی اور نہ ہی گندم کی بوریاں گودام میں رک پائیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف محکمہ فوڈ کی کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف شہروں میں چھاپے، گندم ذخیرہ کی گئے چاول، چینی اور دیگر اشیاء کی بڑی تعداد برآمد کر لی گئی ہے۔ لاہور میں برقی کے گودام سے 1800 جبکہ ہندیارہ سے 3000 بوری گندم برآمد کی گئی ہے۔ فیصل آباد کے علاقے ڈچکوٹ میں گودام سے 500 بوریاں، سرخ میں 600 بوری چاول برآمد کیے گئے ہیں۔ گودام مالکان کے خلاف مقدمات بھی درج کر لیے گئے ہیں۔ منڈی بہاؤالدین میں ضلع انتظامیہ نے کارروائی کرتے ہوئے 6000 گندم کی بوریاں تحویل میں لے لی ہیں۔ رحیم یار خان میں جمال ٹاؤن سے 1000 من کھلی گندم اور 450 تھیلے برآمد ہوئے ہیں۔ گندم کی تمام بوریاں تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور کورونا کی وجہ سے ٹیکس کولیشن میں لاک ڈاؤن اور ٹیکس وصولیوں میں 200 ارب روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ FBR کو اپریل میں 457 ارب روپے کا ٹیکس اکٹھا کرنا تھا۔ کامران چودھری کی رپورٹ دیکھیے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ماہانہ ٹیکس ریونیو میں بڑی کمی، اپریل کے دوران 200 ارب روپے کم اکٹھے ہوئے، جبکہ ٹیکس وصولیوں کا ہدف 547 ارب روپے تھا۔ ذرائع کے مطابق اپریل میں 257 ارب 57 کروڑ روپے کا ٹیکس وصول ہوا۔ FBR ذرائع کے مطابق کرونا وائرس کے باعث FBR کا اپریل کا نظر ثانی شدہ ہدف 200 ارب روپے کر دیا گیا تھا، جبکہ 10 ماہ میں FBR کا ٹیکس شارٹ فال 210 ارب روپے ہو گیا ہے۔
FBR जराए कहते हैं कि जुलाई से अप्रैल तक FBR ने 3,424 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा किया, जबकि जुलाई से अप्रैल तक FBR को 4,334 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना था। जराए के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस FBR के टैक्स टारगेट में 1300 अरब रुपए की कमी भी हो गई है। FBR को 30 जून तक 3900 अरब रुपए इकट्ठे करने हैं। जराए के मुताबिक कोरोना वबा से कबल FBR को 30 जून तक 5,238 अरब रुपए का टैक्स हदफ पूरा करना था। जिम्बाब्वे में पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकार का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने का मामला सच न्यूज ने जगाया तो वजारत खारजा को भी तभी होश आया। इंक्वायरी के लिए अफसर जिम्बाब्वे जाएंगे, सच टीवी ने 2 दिन पहले खबर ब्रेक की थी। रिपोर्ट करेंगे ऑन शिराजी। सच न्यूज जिम्बाब्वे में पाकिस्तानी सफारतखाने के एहलकार वकास की इंसानी स्मगलिंग की तफसीलात सामने लेकर आया था। इब्तदा में मामले पर खामोशी इख्तियार करने वाली वजारत खारजा ने खबर नशर होने के बाद अपना रद्दअमल दे दिया। तर्जमान ऑफिस के मुताबिक वजारत खारजा ऐसी शिकायत का सख्ती से नोटिस लेती है। दफ्तर खारजा ने गैर कानूनी काम या सरगर्मी में मुलव्वस सरकारी अफसर के खिलाफ सख्त इकदाम की यकीन दहानी भी कराई। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में मजीद कहना था कि जिम्बाब्वे में पाकिस्तानी सफारत खाने के एहलकारों के खिलाफ शिकायत से बाखबर है। शिकायत वजीर आजम पोर्टल पर भी की गई थी। नाज़मुल अमूर के मुताबिक शिकायत एम्बेसी के स्टाफ को बदनाम करने के लिए की गई। बार बार के इल्जामात और उनकी शिद्दत के पेश नजर वजारत खारजा ने एक अफसर मुकर्रर किया है। अफसर जिम्बाब्वे का दौरा करके हकाइक इकट्ठे करेगा। कोरोना वायरस के बायस इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं, जिसकी वजह से दफ्तर खारजा का मुकर्ररा अफसर जिम्बाब्वे न जा सका। जैसे ही बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल होती हैं, अफसर जिम्बाब्वे जाएगा। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। खबरें और भी होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। दुनिया कोरोना की गिरफ्त में है। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 33 लाख से जायद अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अमवात की तादाद 2 लाख से जायद हो गई है, जबकि कोरोना को शिकस्त देकर सेहतयाब होने वाले अफराद की तादाद 10,53,000 से तजावुज कर गई है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से हलाकतें 2,34,000 से बढ़ गई। 33 लाख से ज्यादा अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। अमेरिका कोरोना के सामने बेबस हो गया। एक रोज में मजीद 281 अफराद हलाक हो गए, जबकि 10,95,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। बरतानिया में कोरोना से 26,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बरतानिया में मुतासरा अफराद की तादाद 1,71,000 से ज्यादा हो चुकी है। स्पेन में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 24,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 2,39,000 से जायद है। इसी तरह इटली में हलाक होने वालों की तादाद 28,000 के करीब है। फ्रांस में 24,000 से जायद अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं। भारत में कोरोना से मरने वालों की तादाद 1100 से जायद हो गई। भारत में अब तक 35,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। तुर्की में भी कोरोना से हलाक अफराद की तादाद 3,000 से तजावज कर चुकी है, जबकि कनाडा में भी अमवात की तादाद भी 3100 से जायद हो गई है। बस बहुत हो गया कोरोना। दुनिया में लॉकडाउन में नरमी की जाने लगी है। कारोबार और तफरीह गाहें एहतियाती हिदायत के साथ खोली जाने लगी हैं। कोरोना वबा के दौरान क्रोमो का अंदाज़े जिंदगी ही बदल गया है। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जंग जारी है। हलाकत खेज वबा ने निज़ाम जिंदगी को यकसर तब्दील करके रख दिया है। जिंदगी के पहिए को रवान रखने के लिए अक़वाम आलम ने सख्त लॉकडाउन की पॉलिसी तर्क करके जदीद पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी हैं। हिफाजती तदाबीर अपना कर फ्लाइट्स और बंद सनतें खोली जा रही हैं। हुकूमतें कारोबारी तबकात को खुसूसी माशी पैकेज दे रही हैं। समाजी फासले यकीनी बनाने के लिए जापान के अस्पतालों और रेस्टोरेंट्स में इंसानों की जगह रोबोट्स की खिदमत हासिल की जा रही है। मरीज की देखभाल से लेकर होटल्स में मेहमानों को खुश आमदीद कहने के साथ ऑर्डर लेने और सर्व करने तक तमाम खिदमात रोबोट्स के सुपुर्द कर दी गई हैं। वबा के इब्तदाई मरकज वुहान ने कोरोना को मुकम्मल शिकस्त दे दी है। जिंदगी का पहिया दोबारा रवां दवा है, मगर एहतियाती तदबीर मलबूज़े खातर रखी जा रही हैं। 6 फुट का फासला, मास्क का इस्तेमाल, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अब अहले चीन की जिंदगी का लाजमी जुज़ बन चुकी है। अवामी मुकामात पर जरासीम कुश गेट्स नस्ब हैं। निगरानी के लिए थर्मल कैमरे नस्ब हैं। दफातर में दाखिले के लिए एंट्री पास की जगह चेहरे की खदोखाल से पहचान करने वाले कैमरे लगाए गए हैं। कोरोना के बायस दुनिया भर के कारोबार की नौयत यकसर तब्दील हो गई है। अशियाए खुर्दोनोश की जरूरत हो या दीगर घरेलू साजो सामान, हर चीज अब ऑनलाइन मार्केट में दस्तयाब होगी। मुख्तलिफ ममालिक में मार्केटों को ऑनलाइन करने का काम तेजी से जारी है। उम्मीद है कि जल्द ये रुझान दुनिया भर में आम हो जाएगा। पाक फौज की इंसानियत के लिए खिदमात की अक़वाम आलम में पजीराई। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मिशन में पाक फौज की खिदमात की तारीफ। ISPR की वीडियो ट्वीट करते। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का कलीदी हिस्सेदार है। पाकिस्तान आलमी अमन का पयाम्बर और इंसानियत का मुहाफिज है।
کانگو سیلاب میں سینکڑوں جانیں بچانے پر اقوام متحدہ نے پاک فوج کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے پاکستانی امن مشن کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ اقوام متحدہ نے پاکستان کی امن کاوشوں، انسانی ہمدردی کی سرگرمیوں کا برملا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ کانگو میں سیلاب کے دوران پاکستانی امن مشن نے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ کرونا وائرس انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ ہی اس میں جینیاتی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ امریکی خفیہ اداروں نے ٹرمپ کے بیان کی نفی کر دی۔ امریکی صدر ابھی بھی بضد ہیں کہ انہوں نے وائرس کی لیبارٹری سے پھیلنے کے ثبوت دیکھے ہیں۔ امریکی خفیہ ایجنسیاں اس تحقیقات میں مصروف ہیں کہ کرونا وائرس انسانوں میں منتقل کیسے ہوا یا اس کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ امریکی قومی انٹیلیجنس کے سربراہ کے دفتر سے جاری بیان نے سب کچھ واضح کر دیا۔ بیان سے کرونا وائرس کی عالمی وبا سے جڑی ان جھوٹی خبروں اور مفروضوں کی تردید ہو گئی ہے، جن میں کہا گیا تھا کہ اس وائرس کو چین نے دراصل ایک حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے۔ امریکہ کے خفیہ اداروں کی جانب سے بیان جاری ہونے کے بعد صدر ٹرمپ نے بریفنگ کے دوران سوال کے جواب میں خفیہ اداروں کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے پر لا علمی کا اظہار کیا۔ ایک اور سوال کے جواب میں اتنا ضرور کہہ گئے کہ انہوں نے کورونا کے ووہان کی لیبارٹری سے پھیلنے کے ثبوت دیکھے ہیں۔ The question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves because they're like the public relations agency for China. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا کہنا ہے کہ چین سے غیر ملکی ماہرین کو لیبارٹری میں جا کر تحقیق کرنے کی اجازت دینے کے بارے میں کہا ہے۔ انہوں نے ملک کے دوسرے شہروں میں موجود لیبارٹریز میں حفاظتی انتظامات پر بھی سوال اٹھائے ہیں۔ امریکی نائب صدر مائک پینس نے سخت تنقید سے سبق سیکھ لیا، کرونا وائرس سے متعلق احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور فیس ماسک بھی پہن لیا ہے۔ مائک پینس نے ریاست انڈیانا میں وینٹیلیٹر بنانے والی جگہ کے دورہ کیا۔ انہوں نے کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے فیس ماسک پہن رکھا تھا۔ مائک پینس چند روز قبل امریکہ کے سب سے بڑے ہسپتال کے دورے کے دوران بغیر ماسک پہنے پہنچے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، جبکہ ان کے ساتھ موجود دیگر تمام افراد نے منہ پر فیس ماسک پہن رکھا تھا۔ امریکی نائب صدر جس ہسپتال میں گئے وہاں کا قانون ہے کہ ہر آنے والے شخص کے لیے ماسک پہننا لازم ہے۔ مائک پینس کی اہلیہ کا کہنا ہے کہ ان کے شوہر کو معلوم نہیں تھا کہ ہسپتال میں آنے والوں کے لیے فیس ماسک پہننا لازم ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی، تو شہر اقتدار میں موسم نے لی ہے انگڑائی اور گرمی کی ایک مرتبہ پھر چھٹی ہو گئی ہے۔ جی اسلام آباد میں موسم کی بات کریں تو دن میں تو جو ہے وہ سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ جاری رہی۔ کبھی آسمان پر بادل آ جاتے تھے تو کبھی سورج نکل آتا تھا، اور پچھلے اگر 2-3 دن کی بات کریں تو گرمی کی شدت میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن آج جو ہے وہ موسم اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو موسم کافی خوشگوار ہو گیا اور بادلوں نے جو ہے برسنا شروع کر دیا ہے، بارش جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے اور موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی اگر ہم بات کریں تو محکمہ موسمیات کا یہی کہنا ہے کہ یکم مئی کے دن سے آج کے دن سے لے کر اگلے 3-4 دن کی جو ہے پریڈکشن جو محکمہ موسمیات نے بتائی ہے اس میں بارشوں کا امکان بتایا ہے۔ کل کی اگر ہم بات کریں ہفتے کے دن جو ہے وہ موسم بیشتر علاقوں میں جو ہے وہ خشک اور گرم رہے گا، لیکن اسلام آباد کی بات کریں، بلائی جنوبی پنجاب، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں جو ہے وہ شام میں جو ہے وہ بارش کے امکانات جو ہے وہ بتائے گئے ہیں۔ تو ابھی اسلام آباد میں جو ہے وہ موسم کافی خوشگوار ہو گیا ہے، بادل برسنا شروع ہو گئے ہیں، اور کیونکہ پہلا عشرہ جو ہے وہ جاری ہے رمضان المبارک کا، پچھلے 2-3 روزے جو تھے اس میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تھا جس کی وجہ سے روزے دار تھوڑا سا پریشان ہوئے، لیکن آج جو ہے موسم کافی دن میں بھی آنکھ مچولی جاری رہی اور ابھی جو ہے وہ بادل اسلام آباد میں برسنا شروع ہو گئے ہیں اور موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ جی شکریہ علمدار بلوچ۔ شہر اقتدار میں موسم تو سہانا ہو گیا ہے، دوسری جانب کورونا سے ڈرے سہمے شہری قائد کے باسیوں پر ایک اور مشکل آن پڑی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کراچی میں 5 سے 8 مئی تک ہیٹ ویو کی پیش گوئی کر دی ہے۔ پارہ 40 سے 42 ڈگری کو چھو سکتا ہے۔ خبردار ہوشیار، کورونا سے لڑنے والے شہری رواں ہفتے سے قہر ڈھانے والی ہیٹ ویو کا سامنا بھی کریں گے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے کراچی کے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ 5 سے 8 مئی کے دوران شہر ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہ سکتا ہے۔ 5 سے 8 مئی کے دوران شہر میں شدید گرمی پڑے گی اور درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ہیٹ ویو کے دوران شہر قائد میں دن کے اوقات میں سمندری ہوائیں معطل رہیں گی۔
2020 का रमज़ान उल मुबारक 2019 से किस कदर मुख्तलिफ है, रिपोर्ट कर रहे हैं अता हुसैन। रमज़ान उल मुबारक रहमतों, इबादतों और लोगों को जोड़ने का महीना है। इस माह में मसाजिदें नमाजियों से भर जाती थीं, जगह जगह रोज़ेदारों के लिए अफ्तार का इंतज़ाम किया जाता था, लेकिन आज सब वीरान है। रमज़ान में हर कोई रब दो जहां का कुर्ब हासिल करने की कोशिश में मसरूफ़ रहता है। सब ही की ख्वाहिश होती है कि वो किसी को सहर कराएं तो किसी को अफ्तार। घर हो या होटल और बड़े बड़े हॉल, वहाँ अजीज़ो अकारिब और दोस्तों को अफ्तार पर जमा किया जाता है। रमज़ान में अफ्तारी के इज्तिमात भी हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुके हैं। जिसके घर छोटे होते हैं वो होटल्स पर सहरी या अफ्तारी का एहतमाम करता है, लेकिन इस कोरोना वायरस ने लोगों को करीब लाने के बजाय इस माह मुक़द्दस में भी भाई को भाई से दूर कर दिया। उलमा इकराम कहते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, हम यही दुआ करते हैं कि वो हमसे राज़ी हो जाए और तौबा को कबूल करे। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी वबा हो या कोई भी बीमारी हो या कोई भी हादसा हो या कोई भी आजमाइश हो या कोई भी मुश्किल हो, इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए अल्लाह से लो लगाना और कुरान की तिलावत करना, क्योंकि रब्बुल आलमीन कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफा, कि अल्लाह ने कुरान को शिफा बनाकर हमारे लिए नाजिल किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा जो है वो हमारी बदकिस्मती है, मस्जिदों का गैर आबाद होना, एक दूसरे से कट जाना, खिदमत एक दूसरे की ना करना। आज हमें अपने घरों को, अपने बच्चों के क़ुलूब को, अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ करके अल्लाह की इबादत के नूर को अपने घर में भी रोशन करें और गिड़गिड़ा के दुआ कीजिए, खुदा की बारगाह में हाजिर हुई, खुलूस के साथ हाजिर हुई। शहरी कहते हैं कि ये हमारे अमाल का नतीजा है कि अल्लाह ने मसाजिद के दरवाजे हम पर बंद कर दिए हैं। वैसे तो ये हमारे गुनाहों की सज़ा ही है एक तरह से, और अगर देखा जाए तो मतलब अल्लाह अपने घर जैसे कहते हैं कि हम नहीं जाते, तो ये सोच हमारी गलत है कि हम नहीं जाते। ये समझ लें कि अल्लाह हमें अपने घर पे नहीं बुला रहा है। बस मेरे भाई, हमारे अमालों का नतीजा है ये। हमारे अमाल ही ऐसे हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने घर में नहीं बुला रहा, और अल्लाह पाक ने हमें इस दफ़ा इफ्तारी से, सहरी से, हर चीज़ों से महरूम रखा है। बहुत तकलीफ़ दे है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। अल्लाह हम सब के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। अब ना तो घरों में तकरीबात हैं, ना ही होटल्स पर, और ना सड़कों पर जा बजा अफ्तार का इंतज़ाम है। ये क्या हो गया हमारे माशरे को? किसकी नज़र लग गई? एक दूसरे को करीब लाने के बजाय हम खुद ही इन्हें दूर करने पर मजबूर हैं। इसीलिए कहते हैं संभल जाओ, रियाकारी ना करो, झूठ और मकरो फरेब से बास आ जाओ। इन सब मकरो फेल के साथ नमाज, इबादत और अफ्तार पार्टियां किस काम की? क्या हम कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए? शायद कुदरत ने हमें एक दफ़ा फिर झंझोड़ा है और एक मौका और फराम किया है कि हम संभल जाएं। कैमरामैन एहसन रज़ा के साथ अता हुसैन, सच टीवी, कराची। और अब आपको खेल के मैदान से खबर दें। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी की तरफ से कानूनी नोटिस मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। कहा, मैं अपने मौके पर कायम हूं, मेरा वकील इस नोटिस का भरपूर जवाब देगा। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पीसीबी के कानूनी मशीर तफज्जुल रिजवी का नोटिस मौसूल हो गया है, जो कि झूठ पर मबनी और मनगढ़ंत है। शोएब अख्तर ने मजीद कहा कि मैं अपने वकील सलमान खान नियाजी को इस नोटिस का भरपूर जवाब देने का कहा, और साबिक फास्ट बॉलर ने मजीद कहा कि वो तफज्जुल रिजवी को नालायक कहने और उनकी गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तफज्जुल रिजवी ने शोएब अख्तर को 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस उनके इस्लामाबाद के घर के पते पर भेजा है। बल्लेबाज उमर अकमल का मामला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गले की हड्डी बन गया है। उमर अकमल को तफसीली फैसले में रिलीफ मिलने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया ने दावा किया है कि जुर्म की नोयत को देखते हुए तफसीली फैसले में उमर अकमल को सजा के 2 साल मुअत्तल किए जाने का इम्कान है। यूं बोर्ड को 1 साल के दौरान ये जायजा लेने का भी मौका मिल जाएगा कि मिडल ऑर्डर बैट्समैन के रवैये में कितनी बेहतरी आती है। इससे कबल शर्जील खान को 2.5 साल मुअत्तल करने के समेत 5 साल पाबंदी की सजा दी गई थी। इसका मकसद ये था कि अगर पहले 2.5 साल के दौरान क्रिकेट कोड ऑफ कंडक्ट की मजीद कोई खिलाफवर्जी न की गई तो बाकी सजा खत्म हो जाती है। उमर अकमल पर बुकी की जानिब से राब्ते की इतला पीसीबी को न देने का इल्जाम है। चंद साबिक क्रिकेटर्स 3 साल सजा को ज्यादा करार दे रहे हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सालाना रैंकिंग जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान T20 और भारत टेस्ट क्रिकेट की पहली पोजीशन से महरूम हो गए हैं। T20 रैंकिंग में 27 माह के बाद पाकिस्तान की 3 दर्जे तनज़्ज़ुली के साथ पहले से चौथे नंबर पर आ गया है। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका से सीरीज में शिकस्त कौमी टीम की रैंकिंग में तनज़्ज़ुली की वजह बनी। पाकिस्तान जनवरी 2018 में T20 की पहली पोजीशन पर आया था। ICC की रैंकिंग के मुताबिक T20 में ऑस्ट्रेलिया पहली, भारत दूसरी और न्यूजीलैंड की तीसरी पोजीशन है। पाकिस्तान चौथे और 5वें नंबर पर जनूबी अफ्रीका है। वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान की छठी पोजीशन बरकरार है, जबकि इंग्लैंड पहले, भारत दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे, जनूबी अफ्रीका चौथे, ऑस्ट्रेलिया 5वें, बांग्लादेश 7वें, श्रीलंका 8वें, वेस्ट इंडीज 9वें और अफगानिस्तान 10वें नंबर पर हैं। ICC की सालाना रैंकिंग के मुताबिक भारत टेस्ट क्रिकेट में पहली पोजीशन से 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद तीसरी पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया ने T20 के बाद टेस्ट में भी पहली पोजीशन हासिल कर रखी है। टेस्ट में न्यूजीलैंड दूसरे, भारत तीसरे, इंग्लैंड चौथे, श्रीलंका 5वें, जनूबी अफ्रीका छठे, पाकिस्तान 7वें, वेस्ट इंडीज 8वें, अफगानिस्तान 9वें और बांग्लादेश 10वें नंबर पर हैं। अहम खबरें आपने जानी, कुछ ही देर में हाजिर होंगी न्यूज हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।